पहले दावा किया जा रहा था कि मोहम्मद शमी सितंबर में होने वाली भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में वापस आ सकते हैं, मगर अब यह स्पष्ट हो चुका है कि शमी न तो दिलीप ट्रॉफी और न ही बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलेंगे। इस बीच अक्टूबर के मध्य में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। यदि शमी फिट हो जाते हैं तो उससे पहले रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए दिख सकते हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह से न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान मोहम्मद शमी की फिटनेस और उनकी वापसी के संबंध में। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले आपको बताएंगे क्यों केंद्र की मोदी सरकार ने यूपीएससी की लेटरल एंट्री भर्ती पर यू टर्न ले लिया। इसके बाद बात करेंगे बीजेपी के सदस्यता अभियान की, जिसमें आपको बताएंगे यूपी में बीजेपी ने सदस्यता अभियान में क्या लक्ष्य तय किए हैं। वहीं तीसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष के आरोपों में आखिर कितनी सच्चाई है। वहीं आखिरी सेगमेंट आपको बताएंगे टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलने पर क्यों सस्पेंस बरकरार है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। यूपीएससी के जरिए लेटरल एंट्री पर इस कदर विवाद छिड़ा कि सरकार ने इसके विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश पारित कर दिया। केंद्र सरकार ने सीधी भर्तियों वाले उस विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया है जिसे यूपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर पद पर भर्ती के लिए शनिवार को जारी किया गया था। पीएम मोदी के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी अध्यक्ष को लेटरल एंट्री रद्द करने के लिए पत्र लिखा है। बता दें, इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी सवाल उठा चुके हैं। यूपीएससी की लेटरल एंट्री भर्ती पर विवाद के बाद केंद्र सरकार ने इसके विज्ञापन पर रोक लगा दी है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने यूपीएससी को पत्र लिखा है जिसमें लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। कार्मिक लोक शिकायत मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्र में कहा है कि सैद्धांतिक तौर पर लेटरल एंट्री की अवधारणा का समर्थन 2005 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की तरफ से किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली की तरफ से की गई थी। पत्र में आगे कहा गया है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, यूआईडीएआई की टॉप लीडरशिप जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से रिजर्वेशन की प्रक्रिया का पालन किए बिना ही नियुक्तियां की थी। यह सर्वविदित है कि बदनाम राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य सुपर ब्यूरोक्रेसी चलाया करते थे जो प्रधानमंत्री कार्यालय को नियंत्रित करती थी। वहीं इस मामले पर केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यूपीएससी में लेटरल एंट्री का जो पारदर्शी निर्णय लिया था उसमें आरक्षण का सिद्धांत लगे ऐसा निर्णय लिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, पीएम ने आज सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो पिछले 3-4 दिनों से एक लेटरल एंट्री का विषय चल रहा था। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। नीट में, मेडिकल एडमिशन्स में, सैनिक स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में, सब में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को लगाया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो 5 तीर्थ हैं उनको उनका गौरवमयी स्थान दिलाया। और आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती है, कितने बड़े गौरव की बात है। मोदी जी के सेचुरेशन के प्रिंसिपल से, जिसमें देश में सभी वेलफेयर प्रोग्राम्स को गरीब से गरीब, वंचित से वंचित वर्ग तक पहुंचाया गया, उससे भी अधिकतम लाभ हमारे एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को मिला है। ये जो हमेशा समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने की, न्याय दिलाने की जो मोदी जी की प्रतिबद्धता है वो आज के यूपीएससी में लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल लगाने के निर्णय में भी क्लियरली दिखाई देती है। आज प्रधानमंत्री जी ने सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है
कि जो पिछले 3-4 दिनों से एक लेटरल एंट्री का विषय चल रहा था, उसके लिए अभी हमारे जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, डीओपीटी भी देखते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक पत्र लिखा है यूपीएससी को कि जब तक रिजर्वेशन के पूरे प्रावधान नहीं हो जाते हैं तब तक आप इसको विड्रॉ करिए। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड हैं। यद्यपि ये बात सही है कि लेटरल एंट्री कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई और वो अव्यवस्थित एक व्यवस्था थी, जिसको मर्जी आए उसको बना देते थे, जिसमें बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेकर के ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। और उसको व्यवस्थित किया 2017 में, लेकिन रिजर्वेशन के बिंदु पे प्रधानमंत्री जी हमेशा गरीबों के साथ खड़े मिलते हैं। इस प्रकरण में भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। हम प्रधानमंत्री जी की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं इस निर्णय के लिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मामले पर केंद्र सरकार को लगातार घेर रही है। पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। वहीं अब सरकार के इस नए आदेश के बाद उन्होंने फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपनी पोस्ट पर लिखा, संविधान और आरक्षण व्यवस्था हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। बीजेपी की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। उन्होंने आगे लिखा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। वहीं यूपीएससी की सीधी भर्ती पर जारी नए आदेश पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ये सीधी बहाली 45 पदों के लिए थी। ये पहले यूपीएससी के माध्यम से होता था। पहली बार एक साथ सीधी भर्ती थी। सभी लोग जब उन पर कूद पड़े तब पीछे हट गए। देखिए, इस लेटरल एंट्री को लेकर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो अब तक 10 साल से यूनिलैटरली शासन चला रहे हैं, उनको हकीकत समझ में आ गई। ये सीधी बहाली स्कीम जो है, एक पद के लिए नहीं था, 2 पद के लिए नहीं था, 1 सलाहकार 2 सलाहकार के लिए नहीं था, 45 पद के लिए था ये। और ये सीधी बहाली है। जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ये सब जो पदें होती हैं वो यूपीएससी के माध्यम से रिक्रूटमेंट होता है। आप एग्ज़ाम देते हो, कोचिंग सेंटर जाते हो, आईएएस में भर्ती होती हो, ऑल इंडिया सर्विसेज में भर्ती होती हैं, और उसके बाद ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। पर पहली बार एक साथ, जिसको कहा जा सकता है ना, ये मास लैटरल एंट्री था। 45 पद की एक विज्ञापन निकाला गया। तो ये सवाल उठाया गया, राहुल जी ने सवाल उठाया, खड़गे जी ने सवाल उठाया, अन्य इंडिया जनबंधन के नेताओं ने सवाल उठाया, क्या ये इस संविधान पर आक्रमण नहीं है? आरक्षण कहाँ है? एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हो, 2 पद, 1 सलाहकार बनाते हो, उसमें आरक्षण की बात आती है कि नहीं, इतना महत्व नहीं रखता है। पर जब आप 45 लोगों को एक साथ सीधी बहाली करा रहे हो सरकार में, केंद्र सरकार में, तो ये सवाल तो निश्चित उठेगा, और राहुल जी ने उठाया। दरअसल यूपीएससी का लेटरल एंट्री भर्ती विज्ञापन अब सवालों के घेरे में आ गया है। विपक्ष की ओर से एक सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ही यूपीएससी ने लेटरल एंट्री का भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया? क्या इसके लिए सरकार से सहमति नहीं ली गई थी? विपक्ष की ओर से कहा यह भी जा रहा है कि अगर सरकार की सहमति से यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया होता तो सरकार को इस तरह यूपीएससी को लेटर लिखकर भर्ती विज्ञापन को रद्द करने के लिए नहीं कहना पड़ता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं
टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा नूरपुर गुरुग्राम घरौना फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हनीपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा नूरपुर गुरुग्राम घरौना फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हनीपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 1 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। इसकी तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी कार्यशाला लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई बैठक में CM योगी ने सभी पदाधिकारियों में अभियान को लेकर जोश भरा। इससे पहले रविवार को इस अभियान को लेकर पहली बैठक बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर हुई थी। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से बीजेपी अपनी मौजूदगी और बढ़ाने की दिशा में बढ़ रही है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अब व्यापक सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसके अंतर्गत राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 1 दिवसीय सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कार्यशाला में मौजूद रहे। CM योगी ने इस कार्यशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी संगठन ने प्रदेश से आने वाले हर एक सांसद को 20,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। वहीं प्रदेश सरकार के हर एक मंत्री को 20,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य कार्यशाला में निर्धारित किया गया है। इसी तरह विधायक और प्रदेश पदाधिकारियों को 10-10 हजार नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। अभियान की
17 तारीख को लखनऊ दिल्ली में हुई कार्यशाला के परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों को अपना सदस्य अभियान प्रारंभ करना है और एक बड़ा बृहत सदस्यता अभियान हम लोगों को आगे बढ़ाना है। हम कार्यकर्ता आधारित संगठन है और इस सदस्यता के माध्यम से हम घर घर जाएंगे, सब लोगों को जोड़ेंगे, बूथों को मजबूत करेंगे और हमारा सदस्यता अभियान 1 सितंबर से प्रारंभ होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हम सब लोग मिलकर इस सदस्यता अभियान के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को सदस्य बनाकर अपनी केंद्रीय पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। केंद्रीय पार्टी का 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का, प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य है। तो उसमें उत्तर प्रदेश की जो हमारी हिस्सेदारी है उसके अनुसार लक्ष्य हम लोग निर्धारित किया है हमने। तो पहले हम लोग साधारण सदस्यता, फिर सक्रिय सदस्यता, फिर स्थानीय समिति के चुनाव, मंडल के चुनाव, जिले के चुनाव करके हम अपनी संगठनात्मक प्रक्रिया को पूरा करेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस समय भी दुनिया की सबसे बड़ी मेंबरशिप के आधार पर बड़ी पार्टी है और सदस्यता अभियान 2024 की कार्यशाला आज यहाँ पर बुलाई गई है, जिसमें सभी लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, उनके 1-2 महामंत्री, प्रकोष्ठ, मोर्चे, इस प्रकार से और जो संयोजक हैं और जो प्रभारी हैं, उनको सबको बुला करके मुझे लगता है ये 600-700 के आसपास एक संख्या होगी। तो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि मेंबरशिप कैसे करनी है, या मैनुअल होगी या डिजिटल होगी, टोल फ्री नंबर कोई ना कोई होगा, किन लोगों को करना है, फिर सक्रिय सदस्य कैसे बनना है। सक्रिय सदस्य के लिए उसका स्वयं का सदस्य होना है और सक्रिय सदस्य की कोई संख्या तय होगी, 50 या 100, उतने आप बनाएंगे तब सक्रिय सदस्य होंगे। सक्रिय सदस्यों का ये अधिकार होता है कि इक्वल होता है कि वो फिर मंडल अध्यक्ष बनने के लिए ये चुनाव लड़ते हैं, या जिला अध्यक्ष या जिला का कोई पदाधिकारी होगा, तो उसका सक्रिय सदस्य होना आवश्यक है। सक्रिय सदस्य तभी होगा जब वो मेंबरशिप करेगा। क्या कोई लक्ष्य होगा? जब कोई वो लक्ष्य का राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट का लक्ष्य अलग तय कर लेते हैं और राष्ट्रीय लक्ष्य तय होते हैं, वो जो पार्टी बताएगी उस लक्ष्य को हम लोग क्रॉस ही कर देते हैं। क्रम सदस्यता अभियान का जब आया है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उस लक्ष्य को, जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व देता है, उसे पूरा करने का काम करता है। पहले अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कभी नंबर 2 की पार्टी कही जाती थी, चाइना पीपल्स पार्टी चाइना की नंबर 1 पर थी, लेकिन यही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूं कि अब जब सदस्यता अभियान हमारा शुरू होने जा रहा है, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, लक्ष्य देगा, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपने अथक परिश्रम से पूरा करने का काम करेगा। उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। उपचुनाव अभी उत्तर प्रदेश में 10 होने वाले हैं और मैं कह सकता हूं कि लोकसभा में जिस तरह से इंडी गठबंधन के लोगों ने झूठ फैलाने का काम किया संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, वो लोग भी, देश की जनता, प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है और जब चुनाव का समय आएगा तो इनको सही समय पर सही जवाब देने का काम करेगी जनता और यहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाने का काम करेगी। एक दिवसीय कार्यशाला का रखा गया है जो सदस्यता अभियान को लेकर, कितना बृहद होगा उत्तर प्रदेश में, क्या टारगेट होगा सदस्यता अभियान के लेकर, और जो विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया था क्या उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी? जी, आज हम लोग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया है और इसमें गहन चर्चा होगी, निर्देश हम लोग को प्राप्त होंगे। मूल विषय ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ना चाहते हैं, हम लोग के पास व्यक्तिगत अनुरोध आते हैं, हम भी बहुत से लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ों को समाहित करते हुए आज इस पे चर्चा भी होगी, एक योजना भी हम लोग को मिलेगी और निर्देश प्राप्त होंगे और आने वाले समय में अगले 2-2.5 महीने हम लोग बहुत व्यापक तौर पे लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चलने का काम करती है, उसके ज़रिए विकास करती है, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे और अपनी ताकत को और अपनी जनशक्ति को और मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और ये राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं के आधार पर ही है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक विषयों पर सदस्यता को हमेशा निरंतरता में चलाती रहती है और ये एक प्रक्रिया है संगठन की।
भारतीय जनता पार्टी बृहद सस्ता अभियान शुरू किया, उससे पहले आज कार्यशाला है, क्या लक्ष्य होगा उत्तर प्रदेश का? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में 10 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात की, उत्तर प्रदेश में क्या लक्ष्य होगा? क्या विपक्ष ने जो नैरेटिव फैलाया था उसका भी जवाब की तैयारी होगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। विगत में जो हमारे सदस्यता हुई थी वो भी सबसे ज़्यादा हुई थी, और इस बार भी पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है उससे हम पीछे नहीं रहेंगे और आगे रहेंगे। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में नैरेटिव फैलाया था, उसके जवाब देने की तैयारी होगी? ऐसा है ना, विपक्ष का काम ही है कि वो नकारात्मक अपनी सोच समाज के सामने रखता है, तो जवाब तो उसके लिए जनता स्वयं दे देगी। दरअसल लोकसभा में बड़ा झटका खा चुकी बीजेपी अब आगे की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी का प्रयास नए सदस्य बनाकर जहां पार्टी का कुनबा बढ़ाना है, वहीं लोगों के बीच जाकर खोए जनाधार को वापस पाने का लक्ष्य भी पार्टी ने रखा है। बीजेपी ने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। सदस्यता अभियान के कार्यक्रम को लेकर हुए मंथन में यह भी चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लोगों के घर घर तक पहुंच रही है। यह सब कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और संघर्ष के कारण हो पा रहा है। चर्चा इस बात की हुई कि कार्यकर्ताओं की वजह से ही लगातार तीसरी बार बीजेपी को जनता का आशीर्वाद केंद्र में मिला है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को पूरे दिलो जान से सदस्यता अभियान के लिए जुटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 1 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। इसकी तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी कार्यशाला लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई बैठक में सीएम योगी ने सभी पदाधिकारियों में अभियान को लेकर जोश भरा। इससे पहले रविवार को इस अभियान को लेकर पहली बैठक बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर हुई थी। यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान उछाला गया आरक्षण का मुद्दा आज भी जोरों से गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी आरक्षण के नाम पर राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने में जुटे हैं। विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी लगातार हर भर्ती में आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मौजूदा रिकॉर्ड न केवल विपक्ष के आरक्षण के मुद्दे पर फुल स्टॉप लगाते हैं, बल्कि उनकी सरकार में हुई भर्तियों में धांधली की भी पोल खोलते हैं। खुद मुख्यमंत्री इस मामले में सदन के अंदर इस बात को कह चुके हैं। आपके समय ओबीसी के जितने छात्रों के, समाजवादी पार्टी के समय जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, 27% भी उसमें आरक्षण नहीं मिला है। 27% भी, किसी भी नौकरी को आप उठा करके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं 27% भी ओबीसी के छात्रों को नौकरी नहीं मिली, पिक एंड चूज होता था। क्या ये सच नहीं? आज जिस तहसीलों की आप बात कर रहे हैं, यहां पर भतीजा और चाचा की एंड कंपनी वसूली के निकली थी और लेखपालों की तैनाती उस आधार पर हुई थी। आज तो नहीं है। आज तो हमने 5500 लेखपालों की तैनाती दी है। एक भी जगह कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। जब ये नौजवान जाएंगे, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप अंतर बोल देना, पढ़िए, आप इसके बाद बोल रहे। हाँ, अब बोलेगा, मैं आपकी बात को सुनूंगा। लेकिन मैं केवल बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये पंचतंत्र की कथा को क्यों दोहराने का काम कर रहे हैं? कथा फिर से पूरी नहीं होने वाली है। याद रखना, हमारी सरकार में मैंने लोक सेवा आयोग के आंकड़े आपको दिए हैं और मैं फिर दावा ठोक करके बोलता हूं, 27% नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई, नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी पद पर हुई हैं, SC, ST, OBC कि अगर आप नियुक्तियों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 50% ये 60% से नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हैं। मुख्यमंत्री ने बीते विधानसभा सत्र में बाकायदा आंकड़े पेश करते हुए बताया था कि मौजूदा सरकार में बीते 7.5 वर्षों में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं। रिकॉर्ड खंगाले तो 2012 से 2017 के बीच तत्कालीन सरकार के दौर में OBC, SC और ST वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हुए भेदभाव की तस्वीर भी साफ हो जाती है। आंकड़ों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी भी अभ्यर्थी का हक नहीं मारा गया है, बल्कि विगत 7.5 वर्ष में सरकारी नौकरियों में OBC वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ी है। वहीं पूर्ववर्ती सरकार में सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग के आरक्षण पर जमकर बंदरबाट होता था। 12 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर कुल चयन हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 26,394 का चयन हुआ था। इसमें OBC को जो
सीट मिली थी वो मात्र 26.38% मिली थी और एससी की सीट थी वह 21.34% थी और 17 से अब तक कुल चयन हुए हैं। देखिए इनके समय में हुआ था 26,394। सभी मान्य सदस्य नोट कर लेंगे, अथवा ये आंकड़े हैं लोक सेवा आयोग के आंकड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। और ओबीसी को कुल सीट मिली थी इसमें 26.38%, ओबीसी को कुल सीट मिली थी 6,964 और 17 से अब तक जो कुल भर्तियां हुई हैं, ये लोक सेवा आयोग के बता रहा हूं अभी एक का, वह है 46,675, जिसमें ओबीसी को मिली है कुल सीट 38.41%, यानी 26.38 की बजाय उन्हें सीट मिली है 38.41%। और ईडब्ल्यूएस के लोग जो छात्र थे उनको मिला है 3.74%। और हमने कुल यहां पे भर्ती की है वह की है 46,675। अब तक हम सफलतापूर्वक यहां पे भर्ती कर चुके हैं। एक भी भर्ती पर कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता है। यह उत्तर प्रदेश की भर्ती की प्रक्रिया है। 6 लाख भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। 6.5 लाख से अधिक भर्तियों में अब तक पूरी पारदर्शिता के साथ, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी नियमों का यहां पे पालन करते हुए इन भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और अगर मैं आपके सामने रखता हूं कि जो विवादित भर्तियां रही हैं 2012 से लेकर के 17 के बीच में, अवर अभियंता भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, प्रावधिक सहायक भर्ती, राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती, चिकित्सा अधिकारियों के बैकलॉग की भर्ती, यानी ये सभी भर्तियां रही हैं जो सभी विवादित रही हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जिनको लेकर के बड़ा विवाद हुआ था और उस समय के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे उनको लेकर के किस किस प्रकार की टिप्पणियां हुई हैं यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 से अधिक ओबीसी युवाओं को सफलता मिली है, जबकि सपा सरकार में यूपी लोक सेवा आयोग की कुल भर्तियों में मात्र 26% ओबीसी युवाओं का चयन हुआ था। बीजेपी सरकार में यूपी पीएससी की कुल भर्तियों में अकेले ओबीसी युवाओं को 38.41% हिस्सेदारी मिली। राजनीतिक रूप से तो हमेशा से होता रहा है कि कोई भी मुद्दा होता है तो उसको अपने तरफ अपने पक्ष में लाने की कोशिश होती है। जाहिर सी बात है ये जो आरक्षण का मुद्दा है या ये सीधे सीधे कह लीजिए कि जो पिछड़ों दलितों को लेकर मुद्दा उठता है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो जाहिर सी बात है विपक्ष इसमें माइलेज देने की कोशिश कर रहा है या सीधे सीधे कहें कि राजनीतिक रूप से फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जो बीजेपी का ये शासन है, योगी आदित्यनाथ का शासन है, उसमें आरक्षण जो दलित और पिछड़े हैं उनको भरपूर मिला है। जितना उनके लिए रिजर्व है उससे ज्यादा का आरक्षण मिला। और ये गवाही विधानसभा में जो योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन किया था, अगर उस संबोधन को भी सुनेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि जो आरक्षण है वो बीजेपी की सरकार में पर्याप्त मात्रा में मिला है। दरअसल आपको बता दें कि 2015-16 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में 86 में से 56 एसडीएम एक ही जाति विशेष के चयनित हुए थे। यह मामला उस दौरान काफी तूल पकड़ गया था। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी इस मामले पर तत्कालीन सपा सरकार को फटकार लगाई थी। वहीं 2012 से 2017 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 26,394 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। इसमें 13,469 पदों पर सामान्य, 6,966 पदों पर ओबीसी, 5,634 पदों पर एससी और 327 पद पर एसटी के युवाओं का चयन हुआ था। इसमें ओबीसी का प्रतिशत केवल 26.38% था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार में यूपी लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से 46,675 भर्तियां हुई,
इसमें ओबीसी के कुल 17,929 अभ्यर्थी चयनित हुए। इस चयन में ओबीसी का प्रतिशत 38.41 रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया भी पारदर्शी रही है। इस प्रक्रिया में कुल 42,409 युवाओं का चयन विभिन्न पदों पर किया गया। इसमें 9,992 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा इसी अवधि में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के कुल 2,761 अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कुल 19,986 अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति श्रेणी के कुल 8,929 अभ्यर्थी और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कुल 741 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबी न्यूज। और बात क्रिकेट की, मोहम्मद शमी को भारत के लिए आखिरी बार 2023 वनडे वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखा गया था। यह भारतीय तेज गेंदबाज पिछले दिनों बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अभ्यास करता दिखाई दिया, लेकिन उनकी वापसी पर अब भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। चूंकि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नजदीक आ रही है, इसलिए चिंता बढ़ती जा रही है कि शमी तब तक वापस आ पाएंगे या नहीं। इस विषय पर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने चुप्पी तोड़ी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहले दावा किया जा रहा था कि मोहम्मद शमी सितंबर में होने वाली भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में वापस आ सकते हैं, मगर अब यह स्पष्ट हो चुका है कि शमी न तो दिलीप ट्रॉफी और न ही बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलेंगे। इस बीच अक्टूबर के मध्य में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। यदि शमी फिट हो जाते हैं तो उससे पहले रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए दिख सकते हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह से न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान मोहम्मद शमी की फिटनेस और उनकी वापसी के संबंध में सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा, मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे या नहीं, यह केवल उनकी फिटनेस पर निर्भर करता है। इस विषय पर फैसला एनसीए की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। इसके अलावा पिछले दिनों यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि बीवीएस लक्ष्मण का एनसीए प्रेसिडेंट पद के लिए एग्रीमेंट समाप्त हो रहा है। उनके एनसीए को छोड़ने के कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन जय शाह ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि लक्ष्मण 2021 से प्रेसिडेंट पद पर बने हुए हैं और आगे भी इस किरदार में बने रहेंगे। शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से भारतीय टीम में लौट सकते हैं। बता दें कि टखने की सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी फरवरी 2024 में टखने की सर्जरी हुई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाएगी। जय शाह ने कहा, हमारी टीम पहले से ही अच्छी तरह से तैयार है। हमने जसप्रीत बुमराह को कुछ समय के लिए आराम दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी हमेशा से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में लाजवाब प्रदर्शन करते आए हैं। इस सीरीज के इतिहास में अब तक उन्होंने 11 मैचों में 40 विकेट लिए हैं। भारतीय तेज गेंदबाजों की बात करें तो शमी इस ऐतिहासिक सीरीज में जहीर खान, ईशांत शर्मा और उमेश यादव के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, एनबी न्यूज। न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।